हमारे और आपके दिमाग में क्या आता है? डेवलपमेंट और न्यू टेक्नोलॉजीज का हब? जी हाँ, आज के दिन में सिंगापुर किसी भी बड़ी कंट्रीज को इकोनॉमिकली कम्पीट कर सकता है। लेकिन क्या आप जानते हैं, सिंगापुर पर ब्रिटिशर्स का राज था और लगभग 50 साल पहले तक तो सिंगापुर का नाम भी किसी ने अच्छे से नहीं सुना था। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि इस छोटी सी कंट्री ने अपनी जगह बड़ी बड़ी सुपर पावर कंट्रीज के बीच बना ली? आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कैसे सिंगापुर की इकोनॉमी और डेवलपमेंट इतनी तेजी से बढ़ी। नंबर 1, व्हाट वाज सिंगापुर बिफोर? जैसा कि मैंने आपको बताया, करीब 100 सालों तक सिंगापुर ब्रिटिशर्स के राज में था। लेकिन जब ब्रिटिशर्स वर्ल्ड वॉर 2 के वक्त जापानीज कॉलोनी से बचने में कामयाब नहीं हो पाए, तब सिंगापुर में एंटी कॉलोनियल और नेशनल सेंटिमेंट उजागर हुए। आखिरकार 31 अगस्त 1963 को सिंगापुर को इंडिपेंडेंस मिला और वे मलेशिया के साथ फेडरेशन ऑफ मलेशिया की फॉर्म में जुड़ गए। 2 साल जब सिंगापुर मलेशिया से जुड़ा था, तब उन्हें काफी सोशल इश्यूज को फेस करना पड़ा। स्ट्रीट रियॉट्स और वायलेंस सिंगापुर में काफी कॉमन बन गए। चाइनीज पॉपुलेशन ज्यादा होने की वजह से सिंगापुर के लोगों के साथ उनके थॉट्स मैच नहीं हो रहे थे। मलेशियन पार्लियामेंट ने फैसला किया कि वह सिंगापुर को अपनी टेरिटरी से निकाल देगा। इसी फैसले के साथ सिंगापुर को फॉर्मली इंडिपेंडेंस अगस्त 9, 1965 को मिली। यूसुफ बिन इशाक इंडिपेंडेंट सिंगापुर के पहले प्रेसिडेंट बने। इंडिपेंडेंस मिलने के बाद भी सिंगापुर को बहुत डिफिकल्टीज फेस करनी पड़ी। सिटी की 3 मिलियन पॉपुलेशन अनएम्प्लॉयड थी। ऑलमोस्ट 2/3 पॉपुलेशन स्लम एरियाज में रहती थी। पूरी सिटी मलेशिया और इंडोनेशिया के बीच सैंडविच हो गई थी। सिंगापुर के पास न नेचुरल रिसोर्सेज थे, न ही सैनिटेशन था, न इंफ्रास्ट्रक्चर था और न ही वाटर सप्लाई था। 1960s में ये सिटी स्टेट पूरी तरह से अनडेवलप्ड था। इनकी जीडीपी पर कैपिटा $320 से भी कम थी। उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर ली कुआन यू ने इंटरनेशनल हेल्प मांगने की भी कोशिश की थी, लेकिन किसी का भी जवाब नहीं दिया गया। नंबर 2, व्हाट अदर डिफिकल्टीज डिड सिंगापुर फेस? कॉलोनियल टाइम्स में सिंगापुर की इकोनॉमी ट्रेड पर ही डिपेंड करती थी, लेकिन ट्रेड से जॉब एक्सपेंशन मुमकिन नहीं था। ब्रिटिशर्स के जाने की वजह से एम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम और बढ़ गई थी। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का बेस्ट सोल्यूशन था इंडस्ट्रियलाइजेशन को बढ़ावा देना और लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्रीज को खोलना। लेकिन अनफॉर्चुनेटली सिंगापुर के पास कोई भी इंडस्ट्रियल ट्रेडिशन नहीं था। उनकी ज्यादातर पॉपुलेशन ट्रेड और सर्विसेज में ही काम करती थी। सिंगापुर के नेबर्स के साथ अच्छे रिलेशंस न होने की वजह से वह ट्रेड भी नहीं कर सकते थे। उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर को ये बात समझ आ गई कि अगर उन्हें इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अपने सिटी में करनी है तो बाहर की कंट्री से ही मदद मांगनी पड़ेगी। उनका डेवलप्ड कंट्री से कनेक्ट होना बहुत जरूरी था। नंबर 3, सिक्योरिंग इन्वेस्टर्स इन सिंगापुर। इंडिपेंडेंस के केवल 7 साल बाद यानी कि 1972 में सिंगापुर के 1/3 मैन्युफैक्चरिंग फर्म्स फॉरेन ओन्ड या जॉइंट कंपनीज थे। यूनाइटेड स्टेट्स और जापान यहाँ के मेजर इन्वेस्टर्स बन गए। सिंगापुर का क्लाइमेट बहुत ही शांत और अच्छा था, जिस वजह से यहाँ इन्वेस्टमेंट करना फायदेमंद हो रहा था। इस वजह से कंट्री की जीडीपी हर साल डबल डिजिट से ग्रो कर रही थी। जैसे जैसे कंट्री में इन्वेस्टमेंट मनी आने लगा, वैसे ही सिंगापुर ने टेक्निकल स्कूल्स और इंटरनेशनल कॉर्पोरेशंस खोलने शुरू किए, जिससे कि वहाँ की पॉपुलेशन को इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, पेट्रोकेमिकल्स और इलेक्ट्रॉनिक्स के ऊपर सही एजुकेशन दे पाए। मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन द्वारा एजुकेशन देना सिंगापुर के लिए बहुत फायदेमंद साबित हुआ। 1970s में सिंगापुर ज्यादातर टेक्सटाइल्स, गारमेंट्स और बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स एक्सपोर्ट करती थी। 1990s तक ये वाटर फैब्रिकेशन, लॉजिस्टिक्स, बायोटेक, फार्मास्यूटिकल्स, इंटीग्रेटेड सर्किट्स और एरोस्पेस इंजीनियरिंग में भी बिजनेस करने लगे। नंबर 4, व्हाट इज सिंगापुर नाउ? आज की तारीख में सिंगापुर एक मॉडर्न इंडस्ट्रियलाइज्ड सोसाइटी है, जहां अब भी ट्रेडिंग कंट्री की इकोनॉमी पर एक मेजर रोल प्ले करती है। सिंगापुर का पोर्ट आज वर्ल्ड का बिजिएस्ट ट्रांसशिपमेंट पोर्ट है। उन्होंने इस मामले में हांगकांग और रॉटरडैम जैसे जगहों को भी पीछे छोड़ दिया है। सिंगापुर की बैंकिंग फैसिलिटी भी बहुत इम्प्रूव हुई है। पहले वे स्विस बैंक पर बहुत डिपेंड रहते थे, लेकिन आज उन्होंने अपने सारे एसेट्स सिंगापुर में मूव कर दिए हैं। बायोटेक्नोलॉजी इंडस्ट्री में काफी सुधार आए हैं। साथ ही ऑयल रिफाइनिंग भी कंट्री की इकोनॉमी में एक मेजर रोल प्ले करती है। स्मॉल साइज होने के बावजूद भी सिंगापुर वर्ल्ड का 15th लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है। यूनाइटेड स्टेट्स के उन्होंने कई कंट्रीज जैसे कि साउथ अमेरिका, यूरोप और एशिया के साथ स्ट्रॉन्ग ट्रेड एग्रीमेंट्स बना लिए हैं। सिंगापुर की इकोनॉमी हर साल $300 बिलियन को एक्सीड करती है। सिंगापुर रहने के लिए दुनिया की बेस्ट प्लेस मानी जाती है। नंबर 5, टूरिज्म इन सिंगापुर। सिंगापुर की टूरिज्म इंडस्ट्री भी काफी तेजी से बढ़ती जा रही है। यहाँ हर साल 10 मिलियन टूरिस्ट से भी ज्यादा विजिट करते हैं। यहाँ जू, नाइट सफारी और बहुत से नेचर रिजर्व भी है। यहाँ का वर्ल्ड्स मोस्ट एक्सपेंसिव इंटीग्रेटेड कैसीनो भी है। तो दोस्तों, ये थी हमारी इम्पॉसिबल सीरीज का एपिसोड 3। आप अगले एपिसोड में किस कंट्री के बारे में देखना चाहते हैं, यह हमें कमेंट